स्टडी मानिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग इरुटेरिया का जो बिहार दरोगा पीटी 2025 के लिए बुक आया है उस सीरीज का सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखते हैं। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानिकखेत थी और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पल्लव वंश की राजधानी दिया हुआ है, तो पल्लव वंश की राजधानी ये राजगीर नहीं होगा, क्योंकि पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी और इस वंश के संस्थापक जो थे सिंह विष्णु थे। इस वंश के सभी लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इस वंश के प्रमुख शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनकालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो प्राचीनकालीन स्मृतियों में सबसे पहले मनु स्मृति की रचना की गई थी। इसे 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखा गया था और मनु स्मृति को प्राचीनतम हिंदू धर्मशास्त्र एवं कानून का ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा हिंदू कानून को समझने के लिए किया गया था। अगला है, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसमें दक्षिण भारतीय राज्य था राष्ट्रकूट। कन्नौज के लिए प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल के बीच संघर्ष जारी था। इस बीच राष्ट्रकूट राजा थे ध्रुव, इसने हस्तक्षेप किया एवं वत्सराज तथा धर्मपाल को हराया। इस प्रकार राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की पहली ऐसी शक्ति बना जिसने उत्तर भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया और दक्षिण से उत्तर भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? तो ये था जैनुल आबदीन। ऑप्शन सी हो जाएगा। जैनुल आबदीन ने अपनी उदार जन कल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया, जिसके कारण आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। और जैनुल आबदीन ने जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था। जैनुल आबदीन का शासनकाल 1420 से 1470 तक था। अगला है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना ये सूर्य सेन के द्वारा किया गया था 1930 में और ये चटगांव में किया गया था। सूर्य सेन के नेतृत्व में ही चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1915 में हुआ था और ये कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी? तो जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी ये मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में 1882 में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका मुख्य कारण था प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? तो ये असहयोग आंदोलन से है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। यह कथन महात्मा गांधी द्वारा चौरा चौरी हिंसा के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के विरोध में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। अगला है, निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो ये बुर्ज होम से मिले हैं। उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के अवशेष जम्मू में झेलम नदी घाटी में स्थित विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं और भुज होम से गर्तावास निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो अकबर के शासनकाल में बिहार 7 सरकारों में विभाजित था। मुगल शासनकाल में अकबर ने 1574 में बिहार पर आक्रमण करके पटना पर अधिकार कर लिया था और 1580 तक बिहार में मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया था। अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी के अनुसार अकबर के समय बिहार 7 सरकारों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? संध्या, युगांतर और वंदे मातरम, ये सभी समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित थे, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। जो संध्या समाचार पत्र था ये इसके लेखक थे वी उपाध्याय, वंदे मातरम के अरविंद घोष और
युगांतर के भूपेंद्र दत्त हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के शासक काल में लिखा गया था, सही है। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन के शासनकाल में लिखा गया था, ये भी सही है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, ये भीतरी जूनागढ़ है इसलिए स्कंदगुप्त होगा। और एक होता है सिर्फ जूनागढ़, तो वो होता है रुद्रदामन। और एक है मंदसौर अभिलेख, जो मंदसौर अभिलेख है इसका संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से है, पुलकेशिन द्वितीय नहीं होगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। और एक ऐहोल अभिलेख है, ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुछ और भी हैं, जैसे विनोबा भावे, उन्हें 1983 में दिया गया था। राजीव गांधी को 1991 में दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा को 1997 में दिया गया था। पंडित रविशंकर को 1999 में दिया गया था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में दिया गया था, तो याद रखेंगे। अगला है, अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक BM कॉल हैं, हमारा आंसर ये हो जाएगा। और भी कुछ पुस्तक है, याद रखना है, जैसे उर्वशी, उर्वशी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेचर के हैं मोरारजी देसाई। पद्मावत के हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मालती माधव के भवभूति। और कादम्बरी के बाणभट्ट। अगला है, आहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो आहपन का संबंध बिहार से है। साथ ही कुछ और देखेंगे, जैसे रंगोली, रंगोली का संबंध महाराष्ट्र से है। उसके बाद गुजरात से संबंधित हो जाएगा साथिया, एक गोदना है वो बिहार का है। राजस्थान का हो जाएगा मंडाना होता है, मेहंदी होता है, और एक चौक पूर्णा होता है, ये उत्तर प्रदेश का लोक कला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना को 7 कमांड में विभाजित किया गया है। तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। भारतीय वायुसेना 7 भागों में कमांडो में विभाजित है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और महाबोधि मंदिर को 2002 में इस सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है CRR, सही है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, ये भी सही है। यह राशि नगद रूप में RBI के पास रखा जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, बजट 24-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? तो ये उधार एवं अन्य देयताएं हैं, जो 27% है। आयकर है 19% है, GST 18% है, और निगम कर 17% है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो भारत में पूरे विश्व के लौह अयस्क का लगभग 8% हिस्सा उपलब्ध है। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पे है? तो जो राजस्थान है ये नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पे है, और उसके बाद गुजरात है, फिर उसके बाद तमिलनाडु, तब कर्नाटक है। अगला है, और याद रखना है कि नवीकरणीय ऊर्जा में पूरे विश्व में भारत का स्थान चौथा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास शोध संस्थान ये नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो ओरंगुटन कूटनीति ये मलेशिया से संबंधित है। मलेशिया ने चीन की पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर ओरंगुटान कूटनीति शुरू की है। इसमें मलेशिया के पास पाम ऑयल का आयात करने वाले देशों को ओरंगुटान उपहार में देने का प्रस्ताव था। ओरंगुटान को संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना के कारण प्रस्ताव में बदलाव कर दिया गया, और नई योजना में आयातकों को ओरंगुटान पराजित करने हेतु आमंत्रित किया गया। प्राप्त धनराशि से मलेशिया में उनके संरक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा, और ओरंगुटान गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति भी है। अगला क्वेश्चन है, यूनिफाइड UPS पेंशन योजना जो है उसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र है, जो यूनिफाइड पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना है। कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा। अगला है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था?
तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन वाशिंगटन डीसी में हुआ जुलाई 2024 में, और नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। 2024 में इसकी 75वां वर्षगांठ मनाया गया था। और नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नाटो के कुल सदस्य 32 देश हैं। अगला है, वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने हैं? तो ये है कीर स्टारमर, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। इसने लेबर पार्टी के अनुसार 411 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की है, और ऋषि सुनक के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी को हार मिली है। अगला क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ था? तो ये मंगोलिया के बीच हुआ था। नोमैडिक एलिफेंट 2024 का आयोजन 3 से 16 जुलाई तक मेघालय में किया गया, और इसमें थल सेना भाग लेती है। भारत और मंगोलिया के बीच यह अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इससे भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि होगी। इस योजना का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। भारत द्वारा 2030 तक 5 गीगावाट ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया है। अगला है, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लद्दाख में लिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा लद्दाख में 5 नए जिले जांस्कर, ट्रांस, साम, नुब्रा और चांगथाम बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य है विकसित और समृद्ध लद्दाख का निर्माण कर लद्दाख के लोगों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करना। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहला ई स्पोर्ट ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सऊदी अरब में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? तो देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा है, जिसका नाम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा 2030 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा था। अगला है, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा, जापान के आइची में, और इसमें भारतीय सर्फिंग टीम भी को पहला कोटा मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया जाएगा? तो ये केरल में किया जाएगा। केरल में शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए एआई को स्कूली करिकुलम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम है लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड डाउन रेसिलेंस, और ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने वर्ष 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा की थी, और वर्ष 2024 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की मेजबानी सऊदी अरब द्वारा किया गया था। अगला है, बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, यह किस जिला में स्थित है? तो बिहार में 2 नए रामसर स्थल की घोषणा की गई है, जो जमुई जिले में स्थित है। नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, इन्हें रामसर स्थल में जोड़ा गया है। और विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगला है, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को मनाया जाता है, और 2024 का विश्व महासागर दिवस का थीम था अवेकन न्यू डेप्थ। याद रखना है, 2024 का थीम था अवेकन न्यू डेप्थ। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ये अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर जीता है, और महिला सिंगल में ईगा स्वीटेक को जीत मिली है। कार्लोस अल्काराज स्पेन के निवासी है, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन
ये किया गया है स्विट्जरलैंड में। जो 2 दिवसीय शांति शिखर सम्मेलन था ये 16 जून 2024 को समाप्त हुआ था। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 116वां है और इसे IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है और प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। अगला है हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। तो ये पंजाब पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय की शुरुआत की गई है। पंजाब पुलिस द्वारा सीमा सुरक्षा बल और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से सीमावर्ती गांवों में नशे के खिलाफ यह मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा भूमि नायक लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है सिद्धेश सकोरे को। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश सकोरे को भूमि नायक पुरस्कार दिया गया है और उनके द्वारा प्राकृतिक खेती और अपशिष्ट प्रबंधन में उनके नवाचारों के लिए विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस पर यह दिया गया है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही हैड डिस्पाइटेड हिज मनी। हमारा आंसर डी हो जाएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट क्लेम में कुड के प्रयोग से स्पष्ट है कि वाक्य पास्ट टेंस में है, इसमें सेकेंड केस भी पास्ट टेंस में होगा। अगला है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखना है कि गलत कौन है। स्पाइन सही है, हार्ट भी सही है, डियाफ्राम भी सही है। तो ओसोफेगस ये गलत है क्योंकि ये होता है इसोफेगस होता है। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। योर्स लविंगली इज रिटन इन। इसका हो जाएगा ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स। लेटर्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फैमिली लेटर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द भूधर होगा। पहाड़ के अन्य नाम भी है जैसे गिरी, नग, अद्री इत्यादि। अगला है जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें से जो कौन है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दिया है वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। हमारा आंसर सी सही होगा। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है मुसीबत आना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की बहुलता होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है लाल मिट्टी में सिलिका आयरन की बहुलता होती है। ये सही है। और काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ये भी सही है। तो 2 और 3 हो जाएगा। हमारा आंसर बी हो जाएगा क्योंकि लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है और काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। और जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसमें पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो ये पंजाब हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। यहाँ 31.9% जनसंख्या अनुसूचित जाति के है और इसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, तब हरियाणा होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखते हैं जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सही है। कुक जो है तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये भी सही है। मलक्का जल संधि है जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ये भी सही है। वैसे दिया है डोबर, ये उत्तरी सागर और प्रशांत महासागर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है। तो ये तमिलनाडु में होती है।
प्रत्यावर्ती मानसून, यह मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है और मानसून प्रत्यावर्तन शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो ये नजका प्लेट है। नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट जो है ये अरब प्रायद्वीप का अधिकतर भाग है। फिजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है और फिलिस्तीन प्लेट जो है वो एशिया एवं प्रशांत महासागर का प्लेट है। अगला है, सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो यह है निहारिका परिकल्पना। इसमें ग्रहों का निर्माण युवा सूर्य से बड़े पदार्थ के एक बादल से हुआ था जो धीरे धीरे घूम रहा था और इस सिद्धांत को इमैनुएल कांट द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? तो इसे समकालिक रेखा कहा जाता है। एक होता है समलवन रेखा, तो समुद्र में समान लवणता के कनेक्टिंग बिंदुओं को इंगित करने वाला जो रेखा होता है उसको समलवन रेखा कहते हैं। और एक होता है समतड़ित झंझा रेखा, यानी भौगोलिक बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा जिस पर एक साथ गरज के साथ गतिविधि का एक निश्चित चरण एक साथ घटित होता है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। हमारा आंसर बी हो जाएगा। जो गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और इस उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। यहाँ पे हंगुल हिरन जो कश्मीर हिरन है इसके लिए प्रसिद्ध है। सिटी फॉरेस्ट है जो सलीम अली नाम से है और एक और है काजीनाग किश्तवाड़। ये सभी पार्क जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? ये भारत के अंदरूनी भाग में होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि वे समुद्र तथा पहाड़ों से बहुत दूर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई थी? तो ये की गई थी 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम 1858 था जिसमें बोला गया था भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया था और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को मिलान करना है। जो शिक्षा विभाग था उसके मंत्री थे मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। उसके बाद रेलवे और परिवहन हो जाएगा जॉन मथाई हो जाएगा। उसके बाद खाद्य एवं कृषि का हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा और वित्त मंत्री आर के शनमुगम शेट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये 9वीं अनुसूची थी जिसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की जो विधि का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है 19 के डी में। याद रखना है जो आर्टिकल 19 है ये बोलने की आज़ादी है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था। अब यह 6 है। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 19 के एफ में था इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। तो जो 6 बचे हुए हैं उसमें थे 19 का ए है बोलने का स्वतंत्रता, 19 का बी है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने का स्वतंत्रता, 19 का सी है संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19 का डी है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, 19 का ई है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता और एफ हटा दिया गया था। 19 का जी है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया? तो यह है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसके अकॉर्डिंग संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवा मुक्ति की आयु है ये 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। और जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में, इसके अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? तो ये राज्य के गवर्नर के पास होता है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1954 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ था। और अनुच्छेद 243 के 6 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये प्राक्कलन समिति है जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति जो होता है इसके प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है और इस समिति का मुख्य कार्य सरकारी खर्च में कमी कैसे लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए इत्यादि विषयों पर रिपोर्ट देना होता है। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं नीति आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में के विषय में ज्ञान हो? तो ये 1/6 होते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 में दिया गया है और वर्तमान में कुल 6 राज्य है जहाँ विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद के कुल सदस्य निम्न क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य जो होते हैं वो राज्य की स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल और 1/6 सदस्य जो होते हैं राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा के संबंध में विषय का ज्ञान हो। और 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। और 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशाला हो अथवा ऊंची कक्षाओं में शिक्षण का कार्य कर रहे हों। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में और भारत संघ तथा कोई एक अन्य या अनेक राज्यों के से संबंधित विवादों में, इन सभी में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक राशि एवं उसके एसआई मात्रा को सही सुमेलित करना है। देखते हैं, पदार्थ का परिमाण ये मोल होता है, उसके बाद है ताप जो होता है ये केल्विन होता है, और जो द्रव्यमान होता है ये किलोग्राम में मापते हैं, और लंबाई जो होता है ये मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, मतलब L/t। तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा m0 L t का पावर -1 mL t का पावर -1। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान 0 तथा 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक मात्राहीन एवं बीमाहीन राशि है। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर
तथा 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। तो हमारा आंसर 9/10 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो इसमें जो कैथोड है या विद्युत चुंबकीय नहीं है। और भी होता है जैसे कैनाल किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें, ध्वनि तरंग, परासव, ये सभी विद्युत चुंबकीय नहीं है। और विद्युत चुंबकीय का एग्जाम्पल होता है गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरण, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 16.6 मीटर होनी चाहिए। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर रिटर्न होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के सतह के बीच लगभग 17 मीटर यानी 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और कान पर ध्वनि का प्रभाव जो होता है 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग होता है। समांतर क्रम के समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है। तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आंसर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? तो देखते हैं, चीनी या नमक का जलीय विलयन, ये उदाहरण है। उसके बाद है हवा, ये भी है। बारूद नहीं है और कुहासा भी नहीं है। तो 1 और 2 यानी आंसर डी हो जाएगा। समांग मिश्रण जो होता है निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है और इसके प्रत्येक भाग में गुण धर्म जो होते हैं एक ही जैसे होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा इत्यादि। और विसमांग मिश्रण होता है, इसमें अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विसमांग मिश्रण बनता है और इसके प्रत्येक भाग का गुण और संगठन अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? तो ये फोटोन एटम का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु के मूल अवयव हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% तक जल रहता है और टूथपेस्ट के अन्य अवयव जैसे होते हैं वो अपघर्षण और फ्लोराइड होते हैं। टूथपेस्ट में अपघर्षण की मात्रा 50% तक होती है और अपघर्षकों में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट के अविलेखन शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो जो जल गैस होता है ये CO + H2O कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। हमारा आंसर सी सही होगा। अगला है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है? तो इसमें होता है यह अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है और सोडा वाटर में अधिक दाब पर गैस घुला रहता है। नेक्स्ट है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बना होता है? तो जो बेकेलाइट होता है ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बना होता है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। बेकेलाइट का रासायनिक नाम जो होता है पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड होता है और यह एक थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है और यह फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। नेक्स्ट है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है? तो यह जैव रासायनिक अक्रियाओं को दर को कम कर देता है जिसके कारण खाद्य वस्तुएं ज्यादा दिन तक टिक सकती है। अत्यधिक ठंड की स्थिति में जीवाणु, ईस्ट आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम की क्रिया रोकी नहीं जा सकती। यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को सीमित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है और अन्य कार्बनिक प्रदूषक भी हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अधिनियम से के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बायोनिक्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक बायोनोमी होता है। तो बायोनोमी में होता है जीवन के नियमों का अध्ययन और बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। और बायोनोमिक्स का मतलब होता है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर ये सभी कीट है। मकड़ी जो है ये कीट नहीं है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती है और मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि इनके 8 पैर पाए जाते हैं। जो कीट होते हैं सामान्यतः उनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पैर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, वह यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर हैं। एपीफाइट्स जो होते हैं वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे या लगे रहते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं। अगला है, कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है? तो ये नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है। जो नील हरित शैवाल होता है साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है, इसके साथ मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है इसका स्राव अग्नाशय द्वारा होता है और ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरण का कार्य करता है। और अग्नाशय जो होता है ये मिश्रित ग्रंथि है, इसमें हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है और पाचक रस क्षारीय होता है जिसे अग्नाशयिक रस भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये पनीर है। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है और यह एक झागदार, मुलायम एवं भिन्न स्वाद वाला पदार्थ है जिसे दूध के विरोध जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक तथा लिकोनोस्टोक सिट्रोवोरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कॉलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो ये विटामिन D3 को कॉलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है जबकि विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D3 वसा में घुलनशील है जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद करता है और D3 की कमी से मांसपेशियां कमजोर, पीड़ादायक और दर्दनाक हो सकती है। फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस विटामिन D3 का एक उच्च स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? तो देखते हैं, कैल्शियम, लोहा, सोडियम ये सभी जो हैं मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है। अगला है, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो यह है एमिनो सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन ए है। ई एमिनो सैलिसिलिक एसिड नामक प्रति सूक्ष्मजीवी औषधि यक्ष्मा यानी टीबी और कुष्ठ रोग जीवाणु जन्य दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है।